हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्मोडायनामिक्स के फोर्थ लेक्चर में अपन जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद अपन देखेंगे साइक्लिक रूल के बाद अपन देखेंगे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट। ये तीन चीज़ अपन पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट में अपन सबसे पहले देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो थर्मोडायनामिक्स में यूज होते हैं उनको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। dy dx x की पावर n, dy dx x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n पावर आगे चली जाएगी तो n x और पावर में से एक कम कर देते हैं n माइनस 1। ये कौन सा जनरल फार्मूला हो गया। पावर को आगे ले लेते हैं n और n में से इसमें से पावर में से एक कम कर देते हैं n x n माइनस 1। अब चलो देखो दूसरा dy dx x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन देखो, पावर को आगे ले लेते हैं तो इसमें ये 2 है, आगे चला जाएगा 2x, 2 में से एक कम कर दो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x। आगे समझ में। तीसरा देखो uv, dy dx uv, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें देखो u को एज इट इज रखते हैं dy dx, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज dy dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और इसे ये देखते हैं कि फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आगे देखो फोर्थ dy dx ax स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पावर को क्या लेते हैं, आगे ले लेते हैं 2ax 2 माइनस 1 और पावर में से एक कम कर देते हैं। इसमें आप देखो 2ax तो 2ax, तो dy dx ax स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2ax। आगे देखो dy dx कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है 0। सबसे पहला देखो dy dx x की पावर n, तो इसको पावर को आगे ले लेते हैं n x और पावर में से एक कम करते हैं n माइनस 1। ऐसे इसमें देख लो पावर को आगे ले लेंगे 2 में से एक कम करेंगे 1 तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सेकंड को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें देखो तो फोर्थ देखो ax स्क्वायर में देखो पावर को आगे ले लेते हैं 2 और ax 2 माइनस 1 बाहर में से कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2ax। फोर हो जाएगा dy dx a का कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। ठीक है, उतार लो। आगे देखो dy dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर x। और देखो dy dx e की पावर ax का जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट क्वांटिटी को आगे ले लेते हैं तो a आगे आ जाएगा और e की पावर ax। dy dx e की पावर ax का जो डिफरेंशिएशन होगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी को आगे ले लेते हैं तो a आगे आ जाएगा और e की पावर ax dy dx e की पावर ax स्क्वायर का देखो कांस्टेंट स्क्वायर आगे आ जाएगा 2ax e की पावर ax 2 माइनस 1 कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 2ax e की पावर ax। ये देखो फोर्थ नवा देखो उतार लिया। ये देखो dy dx का ये इंपॉर्टेंट है, dy dx का 1/x के साथ डिफरेंशिएशन, इसको अपने लिख सकते हैं dy dx अब इसमें देखो जो इसका आगे ले लेते हैं -1x स्क्वायर में होती है उसको क्या करते हैं एक कम कर देते हैं उसमें से, तो ये हो जाएगा -x माइनस का 2
इसको अपने ये लिख सकते हैं -1/x²। तो dy बाई dx रूट बाई x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा -1/x²। चलो डाल लो। अब अपन बात करते हैं साइक्लिक रूल की। साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल क्या होता है? इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं P, V और T। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं P, V, T। इनको एक साइक्लिक फॉर्म में, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं P, V, T। इनको एक साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? साइक्लिक रूल कहलाता है। या फिर इनको अपन ये भी कह सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस द आइडेंटिटी ऑफ द thermodynamic variable P, V, T can be represent form of cyclic are known as cyclic rule। तो फिर इनको जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं इनको एक साइक्लिक रूल में रीअरेंज करना क्या कहलाता है? साइक्लिक रूल कहलाता है। तो चलो देखो, इनको डिफरेंशिएशन के रूप में मैं लिखता हूं P, V, T। इनको एक साइक्लिक फॉर्म के रूप में लिखना क्या कहलाता है? साइक्लिक रूल कहलाता है। तो साइक्लिक रूल जनरली होता है del P अपॉन del T, del T अपॉन del V, del V अपॉन del P, del P अपॉन del T V, del T अपॉन del V P, del V अपॉन del P T इक्वल टू -1। तो क्या होता है? साइक्लिक रूल। क्या होता है? साइक्लिक रूल। अगर आपको साइक्लिक रूल ड्राइव करें तो अपन ड्राइव भी कर सकते हैं del अपॉन del T। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू क्या होता है? RT। ठीक है, रेस्पेक्ट में देखें तो RT अपॉन V, RT अपॉन V, T का T के साथ डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा R अपॉन V, del अपॉन del V। T के रेस्पेक्ट में देखें तो PV अपॉन RT ले सकते हैं, PV अपॉन RT आइडियल गैस, PV अपॉन R T के रेस्पेक्ट में, PV अपॉन R, V का V के साथ डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा P अपॉन R। इधर देखो del V अपॉन del P, V के रेस्पेक्ट में अपन ले सकते हैं RT अपॉन P, RT अपॉन P। तो ये वो ही हो गया जो मैंने आपको बताया था dy बाई dx का 1/x² के साथ जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x², वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं -RT अपॉन P²। ठीक है, तो आगे देखो, यहां से है R अपॉन V इंटू P अपॉन R इंटू RT अपॉन P²। PV इक्वल टू RT, कैंसिल आउट, नेगेटिव आई, R से R कैंसिल आउट और P से P कैंसिल आउट, इक्वल टू -1। ये आ गया। चलो उतार लो। अब एक क्वेश्चन देखो, फॉर एन आइडियल गैस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, फॉर एन आइडियल गैस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अपने को दे रखा है del P अपॉन del T V at constant V
डेल पी अपॉन डेल वी टी और डेल वी अपॉन डेल टी पी। और इसमें अपन को ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है -1, बी दे रखा है 0 और सी दे रखा है -r² अपॉन v² और डी दे रखा है r² अपॉन p²। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एन आइडियल केस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल p अपॉन डेल t, डेल p अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल टी, पी के रेशियो में आइडियल केस के लिए पूछ रहा है, पी इक्वल टू क्या होता है आर टी। तो पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं, आर टी अपॉन वी। टी का टी के साथ डिफरेंशिएशन 1, तो आर अपॉन वी डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल वी पी के अपन लिख सकते हैं आर टी अपॉन वी, पी के अपन लिख सकते हैं आर टी अपॉन वी। ये वही हो गया डी वाई बाई डी एक्स 1/x, जो डिफरेंशिएशन आया था -1 अपॉन x इसका, तो इसका हो जाएगा -RT अपॉन v²। इधर देखो डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी जो कि अपन लिख सकते हैं RT अपॉन p और आइडियल केस RT अपॉन p। t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा r अपॉन p। अब इनको लिख लो r अपॉन v इंटू -RT अपॉन v² इंटू r अपॉन p। p v इक्वल टू RT, ये r² माइनस एक भी यहाँ पे एक भी है v² माइनस r² अपॉन v², माइनस r² अपॉन v², सी इज करेक्ट आंसर। निकाल लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। फॉर एन आइडियल केस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अपने को दे रखा है डेल पी अपॉन डेल टी वी, डेल पी अपॉन डेल टी वी, डेल पी अपॉन डेल टी वी, डेल पी अपॉन डेल वी पी, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, और तीसरा दे रखा है अपने डेल वी अपॉन डेल टी पी, डेल वी अपॉन डेल टी पी। अब अपने को पूछ रहा है फॉर एन आइडियल केस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ये दे रखा है, इसमें देखो डेल पी अपॉन डेल वी पी, पी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0। और ये अपने आप ही निकाला है डेल पी अपॉन डेल टी वी की वैल्यू आई थी r अपॉन v, और इसकी वैल्यू आई थी r अपॉन p। इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा 0, सीधा देखते टिक करना था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट। अगला टॉपिक अपना थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट में बेसिकली अपन देखते हैं जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अपन लेते हैं P, V और T। इसमें अपन सबसे पहले बात करें तो इसमें अपन जो चेंज निकालते हैं उसमें 2 का चेंज निकालते हैं और तीसरे को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे P और V का चेंज निकालेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, V और T को चेंज निकालेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और P और T का चेंज निकालेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अपन आप लिख सकते हैं रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इक्वल टू होता है चेंज इन एंटिटी
ऑन इनिशियल एंटिटी। रिलेटिव चेंज इक्वल टू चेंज इन एंटिटी अपॉन इनिशियल एंटिटी dv अपॉन v। तो अपन सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबेटिक में क्यू कांस्टेंट रहता है। हीट यहाँ पे क्या रहती है कांस्टेंट, एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट, थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट में अपन अल्फा, बीटा और गामा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा। अल्फा स्टार्ट करते हैं। अल्फा स्टार्ट करते हैं। अल्फा क्या कहते हैं? अल्फा को कहते हैं आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले अल्फा को देखो आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ये याद रखना है। अल्फा में आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन, आइसोबेरिक का मतलब होता है जो प्रेशर होता है वो क्या होगा कांस्टेंट। तो इसमें अपन दो का तीन वेरिएबल होते हैं, उनमें दो का चेन निकालते हैं, तीसरे को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें अपन जो निकालेंगे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मध्य चेन निकालते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अपन लिखते हैं अल्फा इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं 1/v रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे यहाँ से ये किसी पूछ सकता है कि अल्फा क्या है, तो इसमें अल्फा का नाम याद रखना है आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। दूसरा याद रखना है अल्फा इक्वल टू होता क्या है, अल्फा इक्वल टू 1/v del v अपॉन del t p। तीसरी बात अपन को ये पूछ सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है। फॉर एन आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो अपन निकालते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू। आइडियल गैस के लिए P इक्वल टू क्या होता है RT। अब आइडियल गैस के लिए अपन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं फॉर आइडियल गैस। देखो 1/v del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू del अपॉन del t v RT अपॉन P लिख सकते हैं। RT अपॉन P T का T के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, T का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इसमें आ जाएगा R अपॉन P इंटू 1/v। तो क्या जाएगा P इक्वल टू क्या होता है RT, R अपॉन RT, T से T कैंसिल आउट 1/T। अगर आपको कोई पूछे कि अल्फा फॉर आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1/T, या अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1/v del v अपॉन del t। अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1/v del v अपॉन del t p। इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। या फिर अपने को आइडियल गैस के लिए पूछे तो अपन आइडियल गैस के लिए क्या होता है अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/t। या फिर अपने को यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इसकी डायमेंशन अल्फा की डायमेंशन क्या होती है, तो अपन ये डायमेंशन ये लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन होती है टेम्परेचर इनवर्स। डायमेंशन क्या होती है टेम्परेचर इनवर्स। अपने को सीधा से यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ।
अल्फा पहला क्वेश्चन दिया जा सकता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू ये ध्यान रखना है 1/v del v रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 1/t। तीसरा ये पूछ सकता है कि अल्फा में अल्फा की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, तो तीसरी अपन अल्फा की डायमेंशन होती है वो क्या होती है टेंपरेचर इनवर्स। चलो उतार लो। दूसरा अपन देखते हैं बीटा। बीटा होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट। तीसरा क्या होता है बीटा इक्वल टू क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट। अब आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें अपन दो वेरिएबल्स का चेन निकालते हैं, तीसरे को कांस्टेंट रखते हैं, वो इस सेम सिचुएशन जो हम ली थी। एंड आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें अपन निकालते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर के मध्य चेन निकालते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अपन लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t इक्वल टू अपन इसको ये लिख सकते हैं 1/v रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बीटा के अगर आपको कोई पूछे बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अपन ये बता सकते हैं बीटा इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या फिर आपसे कोई ये पूछे कि जो बीटा आइडियल गैस के लिए बीटा की वैल्यू क्या होती है, अपन ये निकालते हैं आइडियल गैस के लिए बीटा की वैल्यू। और आइडियल गैस के लिए पी इक्वल टू क्या होता है RT। तो आइडियल गैस के लिए बीटा की वैल्यू अपन निकालते हैं, इसमें देखो 1/v del p एट कांस्टेंट t इक्वल टू del p। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं RT/p। ये वही हो गया जो dy/ds का 1/x के साथ जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x², वही डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -RT/p²। ठीक है, -RT/p²। अब देखो -RT/p² इंटू 1/v। PV इक्वल टू क्या होता है RT। PV इक्वल टू क्या होता है RT। इसको अपन लिख सकते हैं PV इक्वल टू क्या होता है RT। तो अपन इसको लिख सकते हैं RT/P इंटू RT। RT से RT कैंसिल आउट 1/P माइनस नेगेटिव। ठीक है, बीटा में क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये नेगेटिव साइन आता है कि जो ग्राफ बनाते हैं अपन प्रेशर और वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम और प्रेशर में जो ग्राफ बनाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें समथिंग अपॉन 0 क्या कहलाता है 0 हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है नेगेटिव आ जाता है इसमें। ठीक है, आगे नोट लगा के लिखो। नोट प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य ग्राफ बनाते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम T1 T2
T3 एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप होती है डेल P अपॉन डेल V। क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर बीटा इक्वल्स होता है -1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो फिर ये लिख सकते हैं डेल V अपॉन डेल P इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर कांस्टेंट है 0 समथिंग अपॉन 0 क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। बीटा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट। नोट करके नोट लगा के लिख लो, बीटा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे चले, अगर अपन थर्ड पढ़ते हैं गामा। गामा को क्या कहते हैं, आइसोबैरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज। गामा क्या कहते हैं, आइसोबैरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट। आइसोबैरिक में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। इसमें अपन दो वेरिएबल्स का चेंज निकालते हैं। तो इसमें अपन निकालते हैं प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के मध्य चेंज निकालते हैं, और इसमें वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। और गामा इक्वल टू लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल टू 1 अपॉन P del P upon del T at constant T. Relative change in pressure with respect to temperature at constant volume. At constant volume. तो गामा इक्वल होता है 1 upon P relative change in pressure with respect to temperature at constant volume. आपको ये भी पूछ सकता है कि गामा कहते हैं, तो आइसोबैरिक टेम्परेचर बेस्ट प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट होता है। गामा क्या होता है, आइसोबैरिक टेम्परेचर बेस्ट प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट होता है। दूसरा बात अपने को ये पूछ सकता है गामा इक्वल टू क्या होता है, तो ये अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन P डेल P अपॉन डेल T V। तीसरा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है। आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू अपन निकालते हैं 1 अपॉन P डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू, आइडियल गैस के लिए P इक्वल टू क्या होता है, RT। ठीक है, अपन लिख सकते हैं RT अपॉन V, RT अपॉन V। T का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो इसमें आ जाएगा R अपॉन G इंटू 1 अपॉन P। P इक्वल टू क्या होता है RT, R अपॉन RT, R से R कैंसिल आउट और 1 अपॉन T। ये क्या हो जाएगा इसकी आइडियल, फॉर आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू हो गई, आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू। और अगर यहाँ डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टेम्परेचर इनवर्स। ठीक है, बता लो। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, और एन आइडियल which is correct, for an ideal gas which is correct. Option A है alpha is equal to beta equal to gamma. B option है alpha equal to beta not equal to gamma. C ऑप्शन है
अल्फा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू बीटा। तो थर्ड ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन है अल्फा दैट इज नॉट इक्वल टू बीटा दैट इज नॉट इक्वल टू गामा। अपने लिख लो अल्फा बीटा और गामा के लिए जो आइडियल गैस के लिए जो इसकी वैल्यू आई थी, तो अल्फा के लिए 1/t, बीटा के लिए 1/p और गामा के लिए 1/t। ठीक है, तो अल्फा और गामा, तो इसमें अल्फा और गामा बराबर है और बीटा नॉट इक्वल टू, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो। मैं सारे क्वेश्चन साथ ही साथ कराता जा रहा हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे और भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद अपन देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइन कन्वर्जन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइन कन्वर्जेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइन कन्वर्जेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है du इक्वल टू dq प्लस w। w यहाँ w होता है वर्क, w क्या होता है वर्क, q होता है हीट, क्या होती है इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइन कन्वर्जन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नेक्स्ट किया जा सकता है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्टेड बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अपन ये कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्टेड बट एनर्जी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं साइन कन्वर्जन की। साइन कन्वर्जन को दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन। पहला हुआ एक्सपेंशन और दूसरा क्या है कंप्रेशन। एक्सपेंशन में क्या रहता है, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। एक्सपेंशन में क्या होता है, सिस्टम के द्वारा कार्य करता है। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। और कंप्रेशन क्या होता है, सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है। इसमें लिख सकते हैं अपन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। और कंप्रेशन क्या होता है, सिस्टम पर कार्य किया जाता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और एक्सपेंशन क्या होता है बाय द सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें अपन जो वॉल्यूम होती है तो V1 लेस देन होती है V2 से, और इसमें क्या होता है V1 इज ग्रेटर देन होती है V2 से। इसमें W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस PdV। इसको अपन लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो इसमें V2 क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपन जो एक्सपेंशन में जो साइन लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है, वहाँ अपन साइन लेंगे नेगेटिव। सिस्टम पर कार्य किया जाता है वहाँ अपन साइन लेंगे माइनस PdV, तो माइनस P V2 माइनस V1। तो इसमें क्या है V2 ग्रेटर देन V1, तो इसमें V2 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव। सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो अपन पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो अपन क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो।
आगे अपन बोल सकते हैं हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव। Heat taken by the system is taken to be positive. पॉजिटिव साइन लेंगे, हीट लेता है सिस्टम, हीट लेता है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और हीट रिलीज करता है सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो अपन इसमें साइन लेंगे, बोलेंगे नेगेटिव साइन। अगर हीट सिस्टम हीट लेता है तो अपन पॉजिटिव साइन लेंगे, और सिस्टम हीट रिलीज करता है तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है।